नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोगों ने इससे पहली वीडियो देख ली होगी, क्योंकि इससे पहली वीडियो में हमने प्राचीन इतिहास की शुरुआत, आरंभिक मानव कैसे कहाँ रहता था, क्या खाता था, क्यों भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता था, उसने प्रारंभ में कौन से बीजों को पता किया, कहाँ से क्या हुआ, ये सब हमने इस अध्याय में पढ़ा। तो यदि किसी ने नहीं देखी तो पहले इसकी पहली वीडियो देख लीजिए, तब जाकर ये अध्याय आगे से आप लोगों को समझ में आएगा। आज हम शुरू करने वाले हैं आरंभिक कृषकों पशुपालकों के बारे में। आरंभ में कृषि कैसे शुरू हुई और पशुपालक कैसे पशु पालना शुरू किया लोगों ने, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और प्रारंभ में लोगों ने अंतिम संस्कार कैसे किए, उन लोगों की बुद्धि कितनी विकसित थी, ये सब इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है। तो आप इसको लास्ट तक देखिए, आपको वास्तव में इस पढ़ने में इसको मज़ा आएगा। चलो पढ़ते हैं। मानचित्र 2 हमने देखा है, पीछे पहली वीडियो में देखा है। प्रश्न संख्या 13 पर देखो, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? चलो पहले इन्हीं को देख लेते हैं। इसमें पीछे है मानचित्र, ये रहा, ये मानचित्र है और इसमें नीले रंग के जो ये डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये सब इनके विषय में ही बात हो रही है। यहाँ पर खुदाई के दौरान जो पुरातत्वविद हैं, उन्हें बहुत सारी ऐसी सामग्री मिली जिसके विषय में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, तो क्या पढ़ रहे थे हम? नीले वर्ग दिख रहे हैं, पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। जो हमने नीले पॉइंट देखे हैं अभी, वहां से क्या मिले हैं? कृषि के प्रमाण और वहां पर पशु पालने के प्रमाण मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिम उत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर में है और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इससे अध्ययन करने से क्या होता है? इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। खुदाई के दौरान जो दाने मिले, उनसे खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए और वहाँ पर जो हड्डियाँ मिली पशुओं की, उनसे पशुओं को पालने के साक्ष्य प्राप्त हुए। आगे देखते हैं अस्थाई जीवन की ओर। अब जब कृषि करने लगे तो उनका जीवन भी धीरे धीरे अस्थाई होता चला गया। इसमें देखते हैं हम क्या है। पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोंपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम कश्मीर में है, के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। ये एक ऐसा स्थान है बुर्ज होम जहाँ पर लोग गड्ढे में घर बनाते थे अपना, जिन्हें गर्तवास कहते थे। ध्यान रखना, इस नाम को क्या कहते थे? गर्तवास। जो गड्ढों में घर बनाए जाते हैं उनको गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इनमें उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे।
एक गर्तवास का चित्र बनाओ। गर्तवास का चित्र बना सकते हैं गड्ढे के अंदर। आप खुद सोचो कि कैसा बन सकता है। गड्ढे के अंदर अब गड्ढा है, गड्ढे के अंदर हमने एक घर बनाने की कल्पना की। आगे देखते हैं, बहुत सारी जगहों पर से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे जो पूरा पाषाण युगीन उपकरण में से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। आप लोगों ने देखी है ओखली और मूसल? देखना, गांव में किसी से पता करना ओखली कैसी होती है। छोटे बच्चे थे और से ओखली ऐसा पढ़ते थे। मूसल एक उसका लकड़ी का मोटा डंडा होता है, ऐसा होता है। ये ओखल होता है यूँ, और इसमें एक मूसल ऐसे, ये ऐसा होता है। इसको पकड़कर इसमें अंदर अनाज डालकर उसको कूटा जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। जो हड्डियां हैं, जो कि हड्डियां मजबूत होती थी, उनसे भी कुछ औजार बनाए गए। आप देखो यहाँ पर, ये सब क्या है, नवपाषाण युग के उपकरण हैं। अब देखो कैसे उपकरण हैं, पत्थर के बनाए हुए उपकरण हैं। कोई नुकीला है, कोई कैसा है, ये हाथ से पकड़ते होंगे उनको किसी जानवर को मारने के लिए। अब आगे ये देखो इधर, क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा? अब ये बर्तन है, ये मिट्टी का घड़ा है, घड़े जैसा ही है। तो इसमें क्या रखते होंगे? हो सकता है इसमें अनाज रखते हों, क्योंकि अनाज खुले में रखने से उस समय बोरे गट्टे तो थे नहीं, या लोहे की टंकियाँ नहीं होंगी, तो ये मिट्टी के बर्तन में रखते होंगे। तो इसमें क्या होगा? इसमें अनाज भी भर सकते हैं। देखते हैं, नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण, क्या है? अलंकरण, इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसा हो सकता है कि हर जगह एक साथ ये परिवर्तन आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहते थे, वहीं लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अब है सूक्ष्म निरीक्षण। अब सूक्ष्म निरीक्षण किस चीज़ का? अब इसमें बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य आने वाले, ज़रा ध्यान से पढ़ना। मेहरगढ़, मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु। मेहरगढ़ एक ऐतिहासिक स्थल है। इसमें जो ऊपर हमने मानचित्र देखा था उसमें मेहरगढ़ है, उसको आप देख लेना, पीछे वीडियो में मेहरगढ़ मिल जाएगा। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोरलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। ये देखो इधर मेहरगढ़ का एक चित्र भी दिया हुआ है। ये मेहरगढ़ के घर का चित्र है। ये वहाँ से जो घर प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हों। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है? ये घर भी चतुर्भुजाकार में बना हुआ है, और जो आज घर बनते हैं वो भी हमारे जो कमरे होते हैं वो लगभग ऐसे ही होते हैं।
तो ये मेहरगढ़ की बात हो रही है। सॉरी, मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में, अब ये देखो, मेहरगढ़ से कुछ प्राप्त हुई हैं। ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। क्या सोच रही होगी बकरी को किसी व्यक्ति के साथ दफनाने की, कि ये मृत्यु के बाद का जो जीवन है उसमें ये भूखा न रहे और ये बकरी को खा ले, ऐसी कुछ सोच रही होगी। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। कैसी कल्पनाएं थी, देखो ये उसका चित्र भी दिया है। मेहरगढ़ की कब्र का एक चित्र है। इसमें एक कंकाल के साथ, मानव कंकाल के साथ, एक बकरी का कंकाल भी खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ है। अब कुछ अन्य चित्र देख लेते हैं, कुछ गुफाएं हैं, इसको भी देख लेते हैं। फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। अब फ्रांस के अंदर से एक गुफा मिली, उस गुफा में ये चित्रकारी की गई है। ज़रा इस चित्रकारी को ध्यान से देखो, इसमें कुछ भैंसे जैसे दिखाई दे रहे हैं। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। अब स्कूली छात्र मतलब कक्षा 10 तक के छात्रों ने घूमते फिर रहे होंगे, ऐसे 100 साल पहले पहुंच गए होंगे किसी गुफा में। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें से कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गायें, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूअर को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। यहाँ तो बहुत सारे जानवरों के चित्र बनाए हैं। इन रंगों को लोह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। अरे वाह, लोह अयस्क और चारकोल जैसे पदार्थों के से बनाया जाता है। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सव के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। ऐसी कल्पना की। तो ये कहाँ के चित्र दिखाए हैं? फ्रांस की गुफाओं के। क्या तुमने इन्हें बनाने का कोई और कारण बता सकते हो? क्या कोई और कारण हो सकता है इन्हें बनाने का? हाँ, लोग मस्ती में बना सकते हैं, ऐसे ही अपने मनोरंजन के लिए। आगे देखते हैं नवपाषाण काल का कुछ। एक नवपाषाणिक पुरास्थल। एटलस में तुर्की ढूंढो। तुर्की एक देश है, आज भी देख लेना, कहीं जो नक्शा होगा उसमें मिल जाएगा। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल हयूक तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर। कौन सा पत्थर? चकमक पत्थर। लाल रंग की कोड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का आविष्कार नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लादकर ले जाया करते थे। बताओ, कोड़ियों और सीपियों का उपयोग होता होगा? हाँ, होता होगा। उपयोगी शब्द है आखेटक, खाद्य संग्राहक होता है, पुरास्थल, औद्योगिक स्थल। ये सब महत्वपूर्ण शब्द हैं जो हमने इस अध्याय के अंतर्गत प्रयोग किए हैं। कल्पना करो, अब ये लास्ट है, बस ये समाप्त हो गया अध्याय। कल्पना करो, क्या कल्पना करनी?
तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। सोचो कि कभी तुम पत्थर की गुफा में रहते हो। पृष्ठ 14 पर देखो, तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे या फिर उसमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे। ये तो ऐसे कुछ दिया है इसमें कुछ और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं जो हमने पीछे पढ़ ली, एक बार देख लेते हैं इनको। मध्य पाषाण युग का समय क्या है? 12,000 से 10,000 साल पहले। बसने की प्रक्रिया कब हुई? 12,000 साल पहले। नवपाषाण काल का युग है 10,000 पहले से शुरू हुआ। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले। जो मेहरगढ़ है वहाँ से कितने पुरानी बस्तियाँ मिली हैं? 8,000 साल पहले। तो ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिए। अभी इसके क्वेश्चन आंसर की मैं वीडियो बनाकर डाल देता हूँ। आप इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर भी अपनी नोटबुक में कर लेंगे। तो ठीक है, आप इसको कीजिए, तब तक पढ़िए। और अभी इसके क्वेश्चन आंसर के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, फिर आप तक पहुँचाता हूँ। नमस्कार।